हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नागरिक शास्त्र कक्षा 8 के पार्ट 5 में, जिसका नाम है विकलांगता, कारण और बचाव। आपने अपने घर, गांव तथा समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो लाठी का सहारा लेकर या दूसरों का हाथ पकड़कर चलते हैं, कम या बिल्कुल नहीं सुनते तथा मुंह से बोल नहीं पाते, पैरों से चल नहीं पाते तथा हाथों से काम नहीं कर पाते। ऐसे लोग, जिन्हें सुनने, बोलने तथा चलने में कठिनाई महसूस होती है, उन्हें विकलांग कहा जाता है। विकलांगता या अक्षमता की सामान्यतः 4 श्रेणियां होती हैं: श्रवण संबंधी अक्षमता, दृष्टि संबंधी अक्षमता, अस्थि संबंधी अक्षमता और मानसिक अक्षमता। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि शारीरिक अक्षमताएं लोगों में कैसे आती हैं? वास्तव में ये शारीरिक अक्षमताएं, चाहे दृष्टि संबंधी हो या मानसिक या अस्थि संबंधी, लकवा आदि हो, हमें मुख्यतः 2 चरणों में प्राप्त होती है। पहला जन्मजात और दूसरा जन्म के उपरांत। जन्मजात विकलांगता क्या होती है? जिन बच्चों को हम पहले विकलांग कहते थे, उन्हें अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ये बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान ही हैं, केवल इनकी आवश्यकताएं ही दूसरे बच्चों से अलग हैं। इन बच्चों को हमारी सहानुभूति या दया की कोई आवश्यकता नहीं, इन बच्चों को केवल हमारे सहयोग और प्रेम की आवश्यकता है। आपके साथ भी कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते होंगे। सभी बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा का बुनियादी अधिकार है। क्या आपको लगता है कि इन बच्चों को आपके साथ ही पढ़ना चाहिए या उनके लिए कोई अलग विद्यालय होना चाहिए? आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। जन्मजात विकलांगता का आशय गर्भस्थ शिशु में दो शारीरिक दोष आना। आपने सुना या देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्मांत लकवाग्रस्त, मंदबुद्धि या अन्य शारीरिक दोष के साथ जन्म लेते हैं। ऐसे ही बच्चे जन्मजात विकलांग की श्रेणी में आते हैं। कारण क्या है और इसके क्या बचाव है? जन्मजात विकलांगता के मुख्यतः कई कारण हैं। कभी कभी विकलांगता अनुवांशिक कारणों से होती है, परंतु ऐसा कम ही होता है। गर्भवती माता को उचित मात्रा में विटामिन युक्त भोजन न मिलना तथा कुपोषण से भी इसके कारण है। ऐसी स्थिति में संतुलित आहार तथा जरूरी विटामिन युक्त भोजन तथा उचित खाद्य पदार्थों द्वारा कम वजन, कमजोर दृष्टि तथा लकवा युक्त शिशु के जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भवती माता को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा जरूरी सावधानी रखनी चाहिए। जन्म के बाद विकलांगता। हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका मानसिक विकास उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है। ऐसे बच्चों में भी सीखने, समझने और करने की लगन होती है। हमें इन बच्चों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। हमें इनसे स्नेह और सहयोग प्रदान करना चाहिए। जन्म के बाद विकलांगता की 4 श्रेणियां हैं: दृष्टि दोष यानी आंखों से कम या बिल्कुल न दिखाई देना, श्रवण दोष यानी कानों से सुनाई न पड़ना, मूक बधिर यानी ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते, प्रायः सुन भी नहीं पाते, शारीरिक रूप से अक्षम यानी ऐसे लोग जो पाँव से चलने या हाथ से कार्य करने में असमर्थ या कठिनाई महसूस करते हैं। इनके कारण और बचाव क्या है? देश में इस समय विकलांग लोगों की संख्या 2% है। विज्ञान की प्रगति और मानव के स्थान पर मशीनों, यंत्रों, औजारों के अधिक प्रयोग तथा उससे हुई दुर्घटना ने जन्म के बाद की विकलांगता को अधिक बढ़ा दिया है। इनमें सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की तथा सबसे कम संख्या दृष्टिहीन व्यक्तियों की है। इस विकलांगता के मुख्य कारण है प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के द्वारा बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। सांप्रदायिक एवं आपसी झगड़ों के द्वारा भी समय समय पर विकलांगों की संख्या में वृद्धि होती है। इन झगड़ों से किसी को हाथों, किसी को पैरों तथा किसी को दृष्टि में विकार पैदा हो जाता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं भाईचारे द्वारा इसमें कमी की जा सकती है। यातायात के तेज साधनों के विकास से भी विकलांगता बढ़ी है। आए दिन सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं में तमाम लोग शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं। 2 बूंद जिंदगी की। यह क्या है? सरकार द्वारा पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान सन 1995 से चलाया जा रहा है। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोकने की वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाती है। आप अपने घर के आसपास भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तलाश सकते हैं और उन्हें यह सूचना प्रदान कर सकते हैं, उनके गार्जियन को। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित विस्तार न होने से समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए किसी का पैर तथा किसी का हाथ भी काटना पड़ता है। अतः स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा त्वरित सेवा उपलब्ध कराकर उपचार के द्वारा इसका निदान किया जा सकता है। अब स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधानों से ऐसे अनेक टीकों को खोज लिया गया है जिनको समय समय पर बच्चों को लगवाकर पोलियो जैसी घातक बीमारी अपंगता को रोका जा सकता है। इन स्वास्थ्य संबंधी टीकों की जानकारी लोगों को देना अपंगता निवारण में महत्वपूर्ण सहयोग होगा। युद्ध जनित विकलांगता। कभी कभी युद्धों तथा आतंकवादी घटनाओं में भी लोगों को अपने हाथ पांव गंवाने पड़ते हैं। यह यंत्रों तथा मशीनों का युग है। प्रत्येक कार्य में मशीनों तथा औजारों का प्रयोग बढ़ गया है, चाहे वे कल कारखाने की मशीनों हो या खेती आदि में प्रयोग की जाने वाली मशीनें हों। इनके सफल संचालन और प्रयोग न कर पाने से भी अपंगता में वृद्धि हो रही है। अतः जरूरत इस बात की है कि हम देश के नागरिकों में ऐसी दक्षता तथा कुशलता पैदा करें जिससे वे सावधानी पूर्वक मशीनों का संचालन कर सकें और अपने को अपंग होने से बचा सके। यातायात संबंधी असावधानी तथा सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी न होना भी दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। प्रतिदिन वाहन एक दूसरे से टकरा रहे हैं जिससे बहुत से लोग घायल और अपंग होते हैं। अतः इसे बचने के लिए सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। वाहन चलाने में नियमों का पालन तथा सावधानी ही दुर्घटनाओं का बचाव का प्रमुख उपाय है। विकलांगता से बचाव हेतु हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, यह आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा क्या दायित्व है, आइए जानते हैं। अक्षम लोगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण अब बदला है। उन्हें पहले एक अभिशाप शाप के रूप में देखा जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। आज विकलांग लोगों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है और उन्होंने दूसरों को भी सहारा देना शुरू कर दिया है। इनमें यदि एक अक्षमता है तो अनेक क्षमताएं भी हैं। ऐसा देखा गया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं। अतः यह हमारा दायित्व है कि उनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें।
जहाँ अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया है, वहीं इन व्यक्तियों में चेतना का संचार हुआ है। इनमें आत्मबल तथा उत्साह जगा है कि हम भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारा भी समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबके साथ सहभागिता ने उनमें उत्साह का संचार किया है। इस कारण सरकारी सुविधाएं, समान अवसर और सम्मान का मिलना तथा समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आना इसका प्रमुख कारण है। समाज का दायित्व है कि अक्षम व्यक्तियों को सभी स्तरों पर स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने का अवसर दिया जाए। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने पर परस्पर अलगाव तथा दूरी कम होगी तथा एक दूसरे के पास आने की संभावना बढ़ेगी। समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कराने तथा उनके योग्य रोजगार उपलब्ध कराने से समाज के अन्य सदस्यों की भांति ये भी जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति कर सकेंगे। इन्हें सम्मान देकर तथा इनके साथ अपनापन का व्यवहार करके हम उन्हें महसूस करा सकेंगे कि जिससे वे सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर सके। वे भी समाज के एक अंग हैं। इनके प्रति भेदभाव के विचार को निकालकर अनुकूल तथा सकारात्मक सोच उत्पन्न करने से वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और विकास पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। घर, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि प्रत्येक स्तर पर उन्हें प्यार, लगाव, समानता तथा सम्मान दें, उनके साथ बातचीत करें, स्नेहपूर्ण व्यवहार करें तथा उनके साथ भी हम वही व्यवहार करें जो हम दूसरों से चाहते हैं। जब भी हमें महसूस हो कि ऐसे व्यक्ति को हम इस स्तर पर या स्थान पर सहयोग एवं सहायता कर सकते हैं, हमें आगे आना चाहिए। इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, किंतु उन्होंने अपनी अक्षमता को कभी अपने मार्ग में बाधा नहीं बने दिया। स्टीफन हॉकिंग विश्व के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविद हैं। इन्होंने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों जैसे ब्लैक होल आदि पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे न तो बोल सकते हैं और न ही अपने किसी अंग को हिला डुला सकते हैं। सुधा चंद्रन भारत की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं अभिनेत्री हैं। इनके जीवन पर नाचे मयूरी नामक एक फिल्म भी बनाई गई थी। दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा देने के बाद भी सुधा चंद्रन ने हिम्मत नहीं हारी और नृत्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती रही। दोनों का चित्र आप देख सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग और सुधा चंद्रन। दूसरों की सहायता करें। यात्रा करते समय बूढ़ों, बड़े, महिलाओं, विकलांगों तथा बच्चों की मदद करें। उन्हें सुरक्षित रूप से खड़े होने के लिए स्थान दें तथा उनके लिए सीट भी खाली कर दें। इन्हें आपकी दया नहीं, सहयोग चाहिए। इन्हें भी जाने, दिवाली में पटाखे छुड़ाते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बहुत से बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। साथ ही तेज आवाज वाले पटाखों से सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने बड़ों की देखरेख में पटाखे छुड़ाएं और तेज आवाज वाले पटाखे कभी न छुड़ाएं। इस तरह पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।